अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज भी सियासत और तमाम एतबार से और गहमा गहमी के एतबार से भरपूर दिन रहा और बिलखुसूस जो फैसले हैं उनकी तो हम ज़ाहिर है उसमें तफसील से हम बात करेंगे और उसमें दो तीन जो इस तरह के फैसले हमें नज़र आ रहे हैं उनकी भी साथ ही इसी कंसेक्यूटिव डिस्कशन में बात रहेगी। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कराची का दौरा किया और इस सिलसिले में जो उनकी सनतकारों से और जो ताजिर हैं उनसे जो मुलाकात थी वो काबिल गौर है, काबिल ज़िक्र है, क्योंकि उसमें खासी अहम बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने सोलर पैनल्स पर कहा है कि 17% जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हटा दिया जाएगा और जो कल ही हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है जो उन्होंने कुछ इंपोर्टेड अशिया के ऊपर बैन लगाया है बाकायदा तौर पे, उसका भी उन्होंने बताया कि वो किन वजूहात की बिना पर इस इमरजेंसी या हंगामी फैसले को लेना पड़ा और क्यों ये ज़रूरत वक्त उनके लिए हो गया। तो लिहाजा एक तो इस एस्पेक्ट पर बात होगी और एक बड़ी अहम नाजरीन जो एक बहुत अहम जुमला जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस गुफ्तगू में उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि खान साहब की जो पिछली हुकूमत थी या फिर इमरान खान साहब को ओवरऑल भी जो सपोर्ट मिला है अगर उसका 30% भी मिल जाता इनकी हुकूमत को, यानी कि नून लीग की हुकूमत को और पिछली भी उनकी जो हुकूमतें थी उनको, तो मुल्क की जो डायरेक्शन है और मुल्क के जो हालात हैं वो बिल्कुल कुछ और होते। तो ये एक बड़ा अहम सेंटेंस है नाजरीन जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि सपोर्ट के हवाले से। वैसे तो ये कि जो भी मुंतखब हुकूमत है ऑब्वियसली उनके साथ इदारे हमेशा से खड़े रहते हैं, लेकिन एक हमेशा हम देखते हैं कि इस सिलसिले में 1 पेज का जो तस्करा है वो अब ज़बान ज़दे आम है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम कर लेंगे क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। अगले 48 घंटे दो एतबार से अहम भी काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि या तो कोई अहम फैसला हो जाएगा सब्सिडीज़ वगैरह के एतबार से जो विड्रॉ करनी है IMF की शराइत के मुताबिक, या फिर ये कि इलेक्शंस में भी जाया जा सकता है। ये कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की मौसूल हो रही थी और कल मरियम नवाज साहिबा का जो बयान है इस हवाले से बहुत मायने खेज है। उन्होंने ये कहा है कि अवाम के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ डालने से बेहतर है कि इलेक्शंस में जाया जाए। ऐसे में नाजरीन इमरान खान साहब की तो यही एक 1 पॉइंट उनकी यही एक डिमांड है और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे। आज मुल्तान के जलसे में उन्होंने इस हवाले से ऐलानात भी करने हैं। लेकिन आज कुछ अहम फैसले भी हुए जो कि इसी सिलसिले में खासे काबिल गौर नजर आते हैं और वो अहम फैसले कुछ यूं हैं कि वैसे तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई ऐसी तनकीद शायद ही हो जो कि खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना की हो और उसको एक तरह से डिसोन भी कर दिया था खान साहब ने जब उन्होंने ये कहा था कि ये तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इनको लगाया था और हमारा इनसे इस तकर्री से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम फैसला दिया जो कि PTI के हर तरह से हक में जाता है, यानी कि वो जो 25 मुनहरिफ अरकान थे PTI के जिन्होंने पंजाब असेंबली में बतौर वजीर आला हमजा शहबाज साहब को वोट दिया था उनको डी-सीट कर दिया गया है और इसका तनाजुर डायरेक्ट जो बनता है, इसका जो एक कोरिलेशन बनता है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनता है जो कि आज से कुछ रोज़ पहले हमने देखा। और उन्होंने भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को निपटाते हुए जो कि उनको प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से गया था, उन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों का जो मुनहरिफ अरकान हैं या जो डिसिडेंट्स हैं अपनी जमातों से, उनका वोट इस सिलसिले में काउंट नहीं किया जाएगा। और ख़ास तौर पे वो 4 इंस्टेंसेस भी सुप्रीम कोर्ट ने बताए कि जहां पर पार्टी लाइन को ओबे करना, पार्टी लाइन के मुताबिक चलना हर फर्द पर और हर रुकन पर फ़र्ज है और अगर उसको नहीं माना जाए तो उस रुकन का वोट नहीं काउंट किया जाएगा। इस फैसले के फौरी बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये बड़ा अहम फैसला किया है। अब इसके बाद नंबर गेम क्या बनती है नाजरीन, इसके ऊपर दोनों जमातें हमें टॉल क्लेम्स करती हुई नजर आ रही हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास अब कितने नंबर्स बचे हैं और जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके पास अब नंबर्स कितने बचे हैं, लेकिन क्या इसके बाद अब इलेक्शन होगा दोबारा या इस मामले को कैसे हल किया जाएगा, ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि हम साथ ही उठाएंगे। जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ पहले ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई है, लेकिन स्पीकर जो है वो इसके ऊपर काउंट कराने को भी राजी नहीं है पंजाब असेंबली के। तो ये भी एक डिलेमा है, बड़ा एक अजीब कॉम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो है जो कि पंजाब असेंबली के हवाले से बना हुआ है। इसका क्या हल निकलेगा जहां पर उमर चीमा साहब भी बतौर गवर्नर एक अपना हमेशा से एक वो रेजिस्टेंस और एक अपनी डिफाइंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनली तो जाहिर है कि बातें कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसका भी एक बहुत अहम किरदार या अमल दखल होगा पंजाब की तमाम तर सियासत पर। इसके ऊपर भी बात रहेगी नाजरीन। और जाहिर है आज का भी जो दिन रहा है काफ़ी भरपूर रहा है और आज जो मुल्तान जलसे में ऐलानात होने हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि वो तारीख बताएंगे कि जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो इसके हवाले से भी बात आज रहेगी कि आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। और दूसरा नाजरीन एक बड़ा अहम मामला हम देखते हैं कि जब रियासती इदारों को
बिल्कुल डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन में लाया जा रहा है, और वो भी पीटीआई ऑल्दो इसके हवाले से अपने आप को ऑफिशियल जो अपना स्टैंड बताते हैं वो इससे अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, लेकिन कुछ ट्वीट्स बिलखुसूस सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, खासतौर पर जैसे डॉक्टर अबाब अलवी की ट्वीट, सिटिंग प्रेसिडेंट के वो साहबजादे हैं और पीटीआई में ऑफिस होल्डर भी हैं, तो उनकी तरफ से एक बड़ी ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट हमने पिछले दिनों देखी। और इसी तरह की बात डॉक्टर शीरी मजारी, जो बहुत स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, साबिक वफाकी वजीर रही हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर वो पिछली हुकूमत में फायज रही हैं बतौर वफाकी वजीर के, उनके बहुत स्टेक्स थे पिछली हुकूमत में, तो वो भी इस किस्म की बातें DGISPR के ट्विटर हैंडल को कोट कर कहती हैं। और डॉक्टर अबाब अलवी साहब की भी जो ट्वीट थी, उन्होंने ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि जुडिशरी को भी उसी तरह से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो नाजरीन, कुछ बात हम लोग इसका साथ साथ एक ताना बाना जोड़ते हैं मौलाना फजलुर रहमान के कल के खिताब से, जो कि उन्होंने एक जलसे से किया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि कराची में जो ये जलसा था उसमें उन्होंने ये कहा कि दरअसल प्रेशराइज हो गए हैं इदारे। तो क्या इस तरह की भी कोई गुफ्तगू है जो कि इस वक्त पावर सर्कल्स में की जा रही है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तमाम जो बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, इसमें जिन मौजूद मेहमानों ने हमारा साथ दिया है, मैं फौरी उनका रुख करती हूँ। मुझे नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं सजाद मीर, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम तर मामले पे अपना तज्ज़िया, तबसरा और अपना न्यूट्रल व्यू पॉइंट हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सजाद मीर साहब। नाजरीन, जमशेद इकबाल चीमा साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक मुआविन खुसूसी हैं आप वज़ीर आज़म के, और अपनी जमात में एक बहुत पर्टिनेंट और वज़ादार आवाज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप बज़रिया TVU लिंक हमारे साथ लाहौर से जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साबिक वफाकी वजीर हैं आप और एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं। वेलकम ऑन बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच, आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी नाजरीन PMLN के पर्सपेक्टिव के लिए हमारे साथ हैं, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, उनको हम लोग शॉर्टली कनेक्ट करेंगे। लेकिन मीनवाइल हम जब बाकी जो हमारे तमाम हजरात हैं उनसे बात का अगर आगाज़ करें, मैं सजाद मीर साहब आपकी जाने पहले आना चाहूँगी ताकि आप थोड़ी सिमत दें इस डिस्कशन को। आप इस वक्त कैसे देखते हैं, आज एक खासा अहम दिन रहा और ये कोई गालिबन तीसरा फैसला है जो कि सिर्फ इस हफ्ते में हमने देखा है इस तरह का आया है इदारों की तरफ से, जो कि PTI को फेवर करता है, लेकिन हमने देखा है पिछले जलसों में बहुत सख्त अल्फाज और आपने देखा कि साजिश, बैरूनी साजिश के हैंडलर्स और इस तरह की बातें भी कही गई। तो अब क्या स्टैंड होगा PTI का, और उन पुरानी बातों को फिर किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा जो कि इतनी पुरानी नहीं है, अब से चंद रोज पुरानी है? असल में अगर देखा जाए तो PTI बहुत कुछ ऐसा बात कर चुकी है जिससे लगता है कि स्टेट का कोई भी अदारा जो है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे फौज हो, चाहे अदालत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई और अदारा हो, कोई उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये कहने की बातें होती हैं, अमूमन कही जाती हैं और फिर अंदर खाने ठीक भी हो जाती है और बात बदल भी जाती है, हालात बेहतर भी हो जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये जो 3-4 फैसले आए हैं, इन पर बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 3-2 का आया है, उसमें 2 जजेस ने जो डिसेंटिंग नोट लिखा है, एक जज से तो नहीं हमारी मुल्क की किस्मत का फैसला हो जाना कि एक आदमी एक राय दे दे और बाकी सारे चले जाएं। उसमें जहाँ तक कहा है कि ये आइन को रीराइट करने के मुताबिक है, यहाँ तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जुडिशरी जो कुछ भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, उन पर अमल दरामद करना लाजमी है पूरी कौम के लिए, चाहे आपको वो बात पसंद आए चाहे ना पसंद आए। इस वक्त पंजाब में जो फैसला हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, और जिस पर मेरा ख्याल में अब PTI के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये कहे कि वो उसके फैसले हमारे खिलाफ जाते हैं, हमेशा ये फैसला तो उनके हक में गया, लेकिन फैसला इसके सिवा आ भी नहीं सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी आया होता तो इन लोगों को डी-सीट होना था, आज नहीं होते कि बात पर टरका दिए जाते तो अपील में जाकर ये डी-सीट हो जाते। ये डी-सीट होना तो लाजमी था। हाँ, अगर डी-सीट होने के साथ ये होता है कि इनका वोट काउंट नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर है जो इस पर पड़ रहा है, वरना डी-सीट होते तो भी उनको दोबारा वोटिंग होती, सब कुछ मामला वैसे चलता, वैसे का वैसे चलता। ये सिर्फ अल्फाज का गौरव देता है जो हम कर रहे हैं, और अभी ये चलेगा, बहुत अरसे चलेगा। हमजा शहबाज हैं कि नहीं है, दूसरे हैं कि नहीं है। परवेज राय पहले कहते थे मैं इलेक्शन जीतूंगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा, और फिर बाद में कहा कि मैं उसके बाद असेंबली तोड़ दूंगा। ये इस तरह की बातें करते, कोई भी क्लियर लगता नहीं है। पार्टी जितनी है वो सारी कंफ्यूज हैं और देखना चाहती हैं कि हालात किस रुख चलते हैं, उस रुख पे अपने आप को एडजस्ट करें। यही सारा नक्शा नजर आता है जो कि पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए या
कहीं ये रियासत पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी खुशगवार नहीं है, अच्छा नहीं है। आप पार्टीजन हो सकते हैं, आपको कभी किसी बात से खुशी हो सकती है, किसी फैसले से खुशी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम है, आपकी मईशत तबाह हो रही है, आपकी सियासत तबाह हो रही है, आपकी जमहूरियत तबाह हो रही है, आपका अदालती निज़ाम हमारे सवाल में आ रहा है, और आपका फौज पर हफ़े लोग उठा रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं तो आपकी ट्वीट आई है, यानी कि हमारे सदर का बेटा है, वहाँ की बयानात आ रहे हैं। तो सारी बातें वो हैं जो खुशगवार नहीं है। जितना भी हम कह लें, हम खुशगवार हालात में नहीं है। हो सकता है किसी पार्टी को आर्थिक तौर पर कुछ सुकून मिला हो, लेकिन ओवरऑल इस वक्त हम किसी अच्छी समझ नहीं चाहते। और इस सिमत को दुरुस्त करना ये तमाम तर हमारी जो सियासतदान हैं, हमारे इदारे, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि ये इसके ऊपर मिल बैठ कर कोई फैसला करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की अनसर्टनिटी और इंस्टेबिलिटी इस वक्त है वो कतन पाकिस्तान के हक में नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा, मैं आपकी जानिब आती हूँ। इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सबसे पहले फरमाइएगा, हमें बड़ा क्लियर याद है कि फवाद चौधरी साहब, आजम स्वाति, या आपकी जमात के बड़े सीनियर पोजीशन होल्डर्स हैं, साबिक वफाकी वुज़रा हैं, ये बहुत कड़ी तनकीद करते रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर पर। उनको नून लीग का एजेंट भी कहा गया। तो अब इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि तमाम तरह आपकी जो तनकीद के मद्देनजर अगर हम उसको एक कंसिडर करके इस फैसले को देखें जो कि बाय एंड लार्ज बिल्कुल स्वीपिंग आपके हक में है? देखिए, मैं एक फ़ैसला जो जिस तरह बात की है मीर साहब ने कि इसके अलावा फ़ैसला हो नहीं सकता था, और दूसरा कि कहीं भी आप कह लें बैलेंस करने के लिए फ़ैसले हो सकते हैं। मुझे बाकी वफाकी वज़रा के भी मैंने बयान सुने हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता, मैंने भी भुगता हुआ है। मेरे ऊपर भी आप कह लें तौहीन अदालत लगाई थी इलेक्शन कमीशन ने, मैंने भी इनको भुगता हुआ है। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। सो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं हैं, ठीक है। सो ये आप हों साफ़ सुथरे ना और आप पे कोई बात ना करें, ये नहीं हो सकता। इस मुल्क में मुकद्दस गाय ज़रा कम कर दें। ये 22.5 करोड़ लोगों का मुल्क है। 22.5 करोड़ लोगों में मेरा भी 22.5 करोड़वां हिस्सा है इसमें, आपका भी 22.5 करोड़वां हिस्सा है इसमें। इसमें कोई बंदा बैठ के तो सारे मुल्क के फैसले खिलाफ आइन कर दे, मर्जी के कर दे, गुस्से से कर दे, किसी इंटरेस्ट में कर दे, किसी की ऑब्लिगेशन में कर दे, ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को इकट्ठा रखता है आइन, इस मुल्क को चलाना है आइन ने। 22.5 करोड़ स्टेक होल्डर को सामने रख के आपने चलाना है, आइन के मुताबिक चलाना है। आप उससे हटेंगे तो फिर आप कितने चौड़े हैं, कितने लंबे हैं, कितने आप बड़े हैं, किस अदारे में बैठे हैं, किन दीवारों में बैठे हैं, किस बिल्डिंग में बैठे हैं, किस रंग के कपड़े पहनते, ये बेमानी बात है। मुकद्दस गाय कम करते हैं, हमें ना ये बढ़ाएं। कुछ आर्टिकल 6 की बात करता है, कोई तौहीन अदालत की बात करता है, कोई अंदर देने की बात करता है। भाई ना करें हमारे साथ ये बात। यहां आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। तो जमशेद साहब, ये आपको बैलेंसिंग एक्ट लग रहा है? आपने कहा कि बैलेंसिंग एक्ट आप अचानक एक मिनट बात कर रहे हैं, आप अचानक गुल्ली डंडा खेलने शुरू, फुटबॉल खेलते खेलते आप कहते हैं गुल्ली डंडा खेलने, फिर आप बंटे खेलने शुरू कर देते हैं। भाई इस तरह नहीं होता। आप किसी हुकूमत को आते गिरा देते हैं, ठीक है, और अगर 12 बजे अदालत खुलेगी, इशू आएंगे, सवाल उठेंगे। सवाल उठने से तौहीन नहीं होती किसी की, सवाल उठने से आइन के खिलाफ कुछ नहीं होता। लिहाजा आप देखें, भुट्टो को फांसी हुई तो क्या सवाल नहीं उठेगा? अगर नसीम हसन शाह कहे कि फांसी गलत थी तो सवाल नहीं उठेगा? सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ, सवाल नहीं उठेगा? कहीं फैसला गलत हो जाए, सवाल नहीं उठेगा? अभी मीर साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि दो जजेस ये कहा है, तो ये उठा ले, मैं सवाल उठाऊं? भाई ये कहां लिखा है? आरफ अलवी का बेटा सवाल ना उठाए, अगर शीरी मजारी के टैग ना करे, अगर ISPR वाले कहें कि जनाब आज डॉलर का रेट बढ़ गया है, वो कहें आज स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गई है, तो उनसे क्यों ना उनको टैग किया जाए कि सर आज 200 हो गया, आप इसका भी जवाब दे दे प्लीज। आज महंगाई और बढ़ गई, जरा इसका भी जवाब दे दे जरा प्लीज, ठीक है। आज हमजा शहबाज जो है वो उसका इलेक्शन ही कल खत्म हो गया, फिर भी बैठा है, जरा इसके जवाब दे दे जरा प्लीज। तो पूछ ले, तो हर्ज क्या है इसमें? लेकिन जमशेद साहब, तो मैं कहता हूं कि आप इस एक बात का इजाफा कीजिएगा, सवाल उठाने में कोई हर्ज नहीं है, वो बिल्कुल आपका ड्यू राइट है। उठाने दें, ड्राएं ना। इस मुल्क में आप ना ड्राएं लोगों को। यहां आइन और कानून के मुताबिक चले, कोई सवाल नहीं उठाएगा। आइन और कानून के मुताबिक चले, सवाल को उठाएगा, लोग मुंह की खाएंगे, लोग उससे नफरत करेंगे। लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक आप ना चले तो लोग सवाल उठाने वाला हीरो बन जाएगा। कादर बलोच साहब से मैं ये सवाल जरूर करती हूँ, लेकिन जमशेद साहब दो तीन बातें आ जाती हैं ना। जैसे उमर चीमा साहब ने भी बतौर गवर्नर, उन्होंने भी कहा कि आए फौज मेरी मदद करे और मुझे इस डिलेमा को सॉल्व करने में मदद दें।
तो क्या ये चीजें भी आपको लगता है कि मावरा आइन नहीं है? इसके बारे में एक तो फरमाइए, और दूसरा ये कि शीरी मजारी साहिबा ने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा है DGISPR को टैग करके कि आप हमें ज्यादा प्रोवोक ना करें, वरना हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको एम्बेरसमेंट हो सकती है। तो क्या ये मुनासिब है? तो भाई एम्बेरसमेंट होनी चाहिए ना उनको। अगर वो आके आप कहें कि वो आपके बिजली के फैसले वो करें, अगर आके कहें कि फलाना वजीर आला आप लगाएं, तो फिर जो वहां वजीर आजम उसे बंद कर दें। उसको क्यों रखा हुआ है आपने वहां पे वजीर आजम को पहाड़ी पे आप नुमाइश के लिए रखा हुआ है? अगर फैसले वज़राए आला के आपने करने हैं और वज़राए आला के फैसले अगर आपकी मर्जी के ना हो और आप एम्बेरस हो जाए उससे, तो फिर भाई आपके लिए एम्बेरसमेंट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आपको शौक है, आप समझते हैं कि ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं, आप ज्यादा हुकूमत अच्छी चला सकते हैं, तो कपड़े सफेद कपड़े पहने आ जाए भाई। तनख्वाह लेकिन लेके तो आपको आप क्यों ये हुकूमत नहीं लगता है कर जमशेद सकते। साहब कि यहाँ वज़राए आला का फैसला कोई इदारे कर रहे हैं? उतना ही रखें। ये तो नंबर्स में किया ना, आपके लोग टूटे, आपको ये क्यों तासुर मिला कि वज़राए आला का फैसला इदारों ने किया? भाई उनकी वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई, उसमें आया सारा। फिर जो कुछ उन्होंने कहा, एक्स सर्विसमैन में जो कुछ कहा, देखें यहां कोई राज नहीं है। अब यही तो मसला है। अब 4, 5, 6 आपके कॉलमिस्ट लिख दें, वो आपको मुहिब्बे वतन लिख दें, वो आपको नेशनलिस्ट लिख दें, वो आपको ये लिख दें, वो लिख दें, वो किसी को गद्दार लिख दें और वो कबूल हो जाएगा। ये पुरानी बातें हैं। आपको सिर्फ मीर शकील रहमान को करना है, आपने मुजीब निजामी को फॉलो करना है, उनको आपने क्या नाम है मैनेज करना है, तो वो दौर गुजर गया। अब 10.5 करोड़ लोगों पर टीवी अपने अखबार है। भाई अब जमाना बदल गया। आप थोड़ा सा चेंज करें, अपनी टॉलरेंस बढ़ाएं और आइन के अंदर बार बार ना जाएं। अपनी जगह जो है उसी जगह पे रहें। मैं समझता हूं इस कौम के लिए यही अच्छा है, इस कौम के लिए यही बेहतर है। अगर आप लोगों को कहें कि मुझे ड्रैग ना करें और आप साथ ये भी डॉलर का रेट भी बताएं, स्टेबिलिटी देखें। क्रिमिनल शहबाज शरीफ जैसा क्रिमिनल आप लेके आ जाए, बेटे उसके को लेके आ जाए, आप 3 साल फर्द जुर्म आयद ना होने दें और आप कहें कि आपका नाम को ना ले, आपको एम्बेरसमेंट भी ना हो, और अगर कोई नाम ले तो एम्बेरसमेंट हो जाए। भाई मैं कहता हूं इस मुल्क से खुदा रहा इस मुल्क से। ठीक है, हम बड़े मुहिब्बे वतन है, हम घर से पैसे लेते हैं, सियासत करते हैं, हम इस मिट्टी में पले हैं। आगे बढ़ने दें, बनने की कोशिश दूसरा भी मौका फाइनल में, ताकि इसके ऊपर आगे ले जाने का दावा ना करें प्लीज। जो ये वाला आपने नुक्ता नजर उठाया है ना, इसकी बेसिकली बात ये है कि आइडियली स्पीकिंग तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम अक्रॉस द बोर्ड ये एक रवैया देखते हैं कि जब इदारे फेवर करते हैं, अच्छा फैसला आता है, उसको तो आप बहुत वेलकम करते हैं और कहते हैं ये खुद मुख्तारी है इदारों की। लेकिन जब फैसला अपनी मर्जी का ना आए तो उसके ऊपर बेपनाह तनकीद। ये जनरल साहब, अभी आपने सुना जमशेद इकबाल चीमा साहब को, उन्होंने खासी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इदारों के ऊपर दरअसल ये जिम्मेदारी है, तो अपने हुदूद में रहें और वो इंटरफेयर ना करें, और अगर वो करेंगे तो तनकीद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद चीमा साहब की तारीफ करनी चाहिए, मैं उसकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। जबरदस्त बातें उन्होंने की और जबरदस्ती और तारीफ की बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार वो कह रहे थे कि आइन के ऊपर अमलदारी होनी चाहिए, आइन को सामने रखना चाहिए, आइन के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, जो कुछ आइन में है उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। आइन में ये भी दिया हुआ है कि अगर किसी गवर्नर को या वजीर आला एडवाइस करता है तो उसी वक्त उन्हें कदम उठाना होता है। आइन में ये भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, उस एडवाइस के ऊपर जो है बगैर कुछ ना किए हुए उसके ऊपर अमलदारी की जाती है, कार्रवाई की जाती है। आइन में स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के भी इख्तियार लिखे गए, वो भी है। इसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई वजीर आज़म या वजीर आला के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उसने अक्सरियत की राय लूज की है तो उसके खिलाफ अदम एतमाद की जाए, तो अदम एतमाद लाना आइन में दिया हुआ है कि अदम एतमाद लाया जा सकता है। उसके पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं और जब उन्होंने वोट दिया वो अपना सीट लूज करता है। ये भी आईनी बात है, दुरुस्त कोई नए वाली बात नहीं है। आइन में ये भी लिखा हुआ है बकौल इनके आर्टिकल 5 में तमाम लोगों को पाकिस्तान से वफादार होना चाहिए। अगर कोई बेवफाई करता है तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी आर्टिकल को सामने रखते हुए इसी पार्टी ने, जमशेद इकबाल चीमा साहब की पार्टी ने 174 मौजूद अरकान असेंबली की राय को गद्दारी करार देके और वजीर कानून आए, असेंबली के अंदर उन्होंने पढ़ के राय दी और गवर्नमेंट की ये 174 के 74 अरकान ने आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है।
लिहाजा इनकी राय की कोई हैसियत नहीं है। हेंस स्पीकर बैठा हुआ था, जो ही उन्होंने अपना आखिरी जुमला खत्म किया वो उठ खड़े हुए, जोश और जज्बे में जवान आदमी था और एकदम उन्होंने कहा ये सब गद्दार है, लिहाजा इनकी राय को रिजेक्ट किया जाता है और तारीख अदम बाहर फेंकी जाती है। तो ये तमाम की तमाम वो बातें हैं जो अभी हम जमशेद इकबाल चीमा साहब पता नहीं इनको, चूंकि उन्होंने ये किए लाजा, ये सब के सब सही है, आईनी है। और इसके अलावा अगर किसी और ने कुछ और किया जो आइन में लिखा हुआ है तो उनकी गैर आईनी कार्रवाई। सही सही, बात तो सही ये है, आपने राय है, मिसालें दी हैं कुछ, और राय ये जमशेद साहब की तरफ जब मेरा भी अर्ज था तो मैं भी इन्हीं मिसालों की तरफ मैं भी सोच रही थी और ये मैं उनकी तरफ ले जाती हूँ सवालात। लेकिन एक सवाल उनके हिस्से का भी अकोमोडेट कीजिएगा जनरल कादिर बलोच, जब वो कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत पर और स्टॉक मार्केट पर कमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉलर की कीमत पे कमेंट करना है ना कमेंट करना, इन्हीं के पार्टी के लोग थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ से न जाने दें। और ये हमारी इस नई हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अभी तक महीना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे ख्याल में काबीना को बने महीना हुआ तकरीबन। इस महीने के अंदर दुनिया जहां के इल्जाम के सर पर लगाए जा रहे हैं, इकानमी की तबाही भी उनके खाते में डालना है, मुल्क की बहरान को उनके खाते में डाला है और अपने पौने 4 साल की कार्रवाई के बारे में बात करना या उसके ऊपर किसी का क्रिटिसिज्म करना, उसको बर्दाश्त करना जो है ना उसकी बस की बात नहीं रही है। वो उछलते हैं, बड़ी बातें करते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि टिश्यू पेपर भी बाहर से, कुत्ते के खुराक भी बाहर से, बिल्ली का खुराक भी बाहर से और मेकअप का सामान भी बाहर से, ये वो चीजें हैं जहां पर पुरानी हुकूमत के दौरान और 4 साल में अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर आसमान पर पहुंच गया। अभी जो इकदाम इन्होंने उठाए, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हर महीने में 1-1.5 अरब डॉलर कम से कम बचे की कार्रवाई होगा। तो क्वेश्चन ये है कि मकसद है कि ये कह दे रही एकदम फौरन इनके लोग अगर 1 महीने के लिए इल्जाम लोगों के ऊपर सही सही, तो क्या लोगों को हक नहीं है कि पौने 4 साल के लिए उनके ऊपर इल्जाम लगाए? राइट, मैं इसी बात को आगे लेकर चलूं। 4 साल की बात है। तो ये चीमा साहब जरा बोलते बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और इनके अलावा ये आइन में एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जरूर। इनको एक सजेशन आप ये दीजिए कि ये एक अपने पार्टी से काउंसिल ऑफ एल्डर बनाएं और फिर आइन में एक शिक डाल दें और इसमें ये डालें कि जो बातें वो कहें वो सब आईनी है। इसके अलावा पाकिस्तान में और वही मुहब वतन है और पाकिस्तान में सारे गद्दार हैं, सारे चोर हैं, सारे चक्कर हैं, केस चाहे साबित हुए या ना हो, इल्जाम अगर किसी के खिलाफ आ जाता है वो सब चोर। और अभी अगर ये गवर्नमेंट उसी किस्म की कार्रवाई करती है जो पुराने गवर्नमेंट करते रहे हैं और इनको भी पकड़ते हैं और इल्जाम लगाते हैं और कल फिर हमारे लोग या हमारे किसी और पार्टी के लोग इनको गाली देना शुरू करते हैं और फिर इनको भी सीख पानी होना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। सही सही, उनको भी फिर वो बर्दाश्त कर ले। उनको अगर चोर कहा जाए या चिकार कहा जाए या कहा जाए या बेइज्जत कहा जाए या बेगैरत कहा जाए जैसे कि ये कहते हैं, तो ये मुल्क हमारा सबका है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और जनरल साहब आप जैसे और जमशेद साहब जैसे जो हमारे जीरक सियासतदान हैं और जो नफीस, उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा सियासत में हमारे जो एक रिवाइवल है ना अखलाकियात की, उसकी जानिब थोड़ा तवज्जो भी मजीद दिलाएं। सब्र करें, क्या है इतनी जोश में आने की क्या जरूरत? सही सही, जोश दिखाना तो चलो पब्लिक मीटिंग में जोश दिखाओ, जरा कच्चे जहन को। जब आपके टॉक शो में बातें तो ठंडे होकर बात करते। सज्जाद मीर साहब, ये जरा फरमाइएगा, आप अपने दोनों हजरात को सुनाएं। ये इस वक्त एक तो तलखियों का जो पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है दोनों इतराफ से, फिर ऐसे में क्या मजीद आगे होने वाला है? क्योंकि हम 48 घंटों को अहम कह रहे हैं, काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कल कहा है कि अवाम पे महंगाई का बोझ डालने से बेहतर है इलेक्शन हो जाए। देखिए, मैंने दोनों हजरात की बातें सुनी। जनरल साहब का तो पुराना न्याजमंद हूँ। इन्होंने जो पहला टीवी इंटरव्यू दिया था वो मेरे साथ दिया था और उस ज़माने से इनसे न्याजमंदी है और ताल्लुकात हैं। जमशेद चीमा से मैं ज़रा आज का नाराज़ हूँ। इन्होंने पिछले दिनों बहुत अरसे के बाद खाने पे बुलाया था और जब हम वहाँ पहुँचे तो ये गायब थे, बल्कि कैंसिल कर दिया गया था लंच। ये लाइट मूड में बात
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किस्सा ये है इस पे डबल दावत का जुर्माना है चीमा साहब पे। कि इतनी तलखी पैदा करना मजाज में कोई अच्छी बात नहीं है। आज मैंने बताया कि मैंने गुफ्तगू की, जिनमें से अहमद अवैस भी शामिल थे, जो कि एडवोकेट जनरल है पंजाब के, और जिस आर भट्टी शामिल थे, और जिसमें इरफान कादिर शामिल थे। तीनों जो हैं बड़े एक फायर ब्रांड किस्म के बोलने वाले हैं, कानून पर भी बोलते हैं तो आग शोले बरसाते हैं। लेकिन आज उन्होंने बहुत इत्तेदाल के साथ एक बात की, और बात यही थी कि किसी तरह पाकिस्तान को बचाया जाए। अहमद अवैस जो कि पार्टीजन है, कहते हैं कि मैं पार्टीजन हूँ, कहते हैं मैं तहरीक इंसाफ से हूँ, लेकिन वो चूंकि एडवोकेट जनरल भी हैं तो दोनों चीज़ों में क्लैश नहीं है, वो साफ कहते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी ये बात की, वो यही की कि हमें किसी तरीके से पाकिस्तान को बचाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर को मिलकर बैठना चाहिए, हमें गुस्से में आना नहीं चाहिए। इस वक्त देखिए जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मुझे बता दीजिए, मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित कर देता हूँ। इमरान खान की बात को बिल्कुल कल्ट लोग साथ और खड़े हैं उनके साथ। जहाँ तक ये बात है कि मुस्लिम लीग नून का मामला है, मैं उनके कई मामला ऐसे हैं जिसके वालिद से मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा क्लीन बात करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इकोनॉमिस्ट इस वक्त किसी के पास पार्टी के पास अपना नहीं है, किसी पार्टी के पास अपना नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मांगे तांगे का मांगती है, और अब जिनके इंटरव्यू बयान किए जाते हैं, हो रहे हैं इस्लामाबाद में, निगरान वजीर आला के लिए एक बयान दे दिया था हमारे शेख रशीद ने। जी जी जी। वो तो वो इकोनॉमिस्ट तो पीपल्स पार्टी के पास भी चले जाते हैं, वो इकोनॉमिस्ट पीटीआई के पास भी हफीज शेख साहब, उन्होंने वापसी की है पाकिस्तान। जी, ये कहा जाता है वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके लिंक्स हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे साफ सुथरे आदमी हैं, लेकिन ये बस में बात नहीं है। बदकिस्मती से चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर के सुपुर्द हमारे मुल्क की इकोनॉमी कर दी गई थी। शौकत अजीज को मैंने पहली बार ये बात कही थी, इसाक डार भी वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, लेकिन बहरहाल कुछ पार्टियों के पास अपनी तरह के, सरताज अजीज है, ये अपने इसाक डार हैं, अब मुफ्ता इस्माइल भी आ गए हैं, कोई अपनी तरह के इकोनॉमिस्ट मौजूद है, कुछ पार्टियों के पास है ही नहीं। तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक मैनेजर्स नून लीग के पास बेहतर हैं दीगर जमातों से? सर मेरे ख्याल में बेहतर है। तो असद उमर आए, क्या इसकी कोई बेहतरी हम पॉलिसीज में भी देखेंगे? क्योंकि अभी तो आपको पता है पीटीआई उनके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं कि अभी डॉलर आपके टाइम पर 200 पे पहुंच गया। असद उमर जब आए थे तो असद उमर के साथ एक नियाजमती ये है कि जनरल उमर के साथ वो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे जी, और उनके साथ गपशप रही थी, बड़े उनसे अंडरस्टैंडिंग थी। असद उमर को भी इस बात का पता था, लेकिन मैंने कहा था देखिए, जब आप किसी ऐसे शख्स को अपनी इकोनॉमी समझते हैं जो बेसिकली मैनेजर है, मैनेजर से बरात कोई नेगेटिव बात नहीं, जो मैनेजमेंट का आदमी है उसको इकोनॉमी का उतना नहीं पता होगा, और वो साबित हुआ कि वो बड़े अच्छे खूबसूरत नारे लगाते रहे और बातें करते रहे, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चीन के पास जा रहा हूँ, CPEC को करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सऊदी अरब के पास जा रहा हूँ। मैं आखिर में क्या किया? आखिर में सच सत्य बात यह है कि हमारे मुल्क को एक इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। सही, महबूबुल हक के बाद हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट आया ही नहीं। और ये जो इलेक्शन वाला भी एक जो आजकल एक बात चल रही है, कयास आराइयां, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मरियम साहिबा का जैसे बयान हमने कल ही देखा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि वैसे तो आप किसी पार्टी को चाहे, किसी के पास वो हल नहीं है जो आइडियल हो। हमने देखना यह है कि सारी सूरत से कौन किसी को संभाल सकता है। शौकत तरीन बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन शौकत तरीन का मसला यह है कि मुझे सियासी मामला को हैंडल करना उनके बस, लोग तो कहते हैं बैंक नहीं चला, लेकिन हबीब बैंक तो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था, उसके बाद जब अपना बैंक बनाया तो नहीं चल पाया, अपनी चीजें। मसला ये है कि असल मसले को हम एड्रेस करें इस वक्त। सही, राइट। हमारे मुल्क बिल्कुल बैठ रही है, बुरा हाल हो रहा है, और हम लगे हुए हैं दूसरी बातों पे, अपने अपने वोट असल यही बात है कि इस वक्त हम जो आपसी खींचातानी में लगे हुए हैं, उसमें ऐसा मालूम है कि कोई हमें मैक्रो फ्रंट पर लॉस ना हो इसका। नाजरीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आते हैं स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वजीर आला पंजाब अवामी सहूलत पैकेज के तहत अब 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 से कम होकर 490 रुपए यानी 160 रुपए कम। वजीर आला पंजाब की जानिब से अशियाए खोरनोश पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी। हम अवाम को तकलीफ नहीं रिलीफ देने आए हैं। हुकूमत पंजाब। Enjoy the serenity of clean flowing water in the backyard of Marina Lakeview Villas are the jewels of West Marina's magnificent master plan, conquering Lahore West like never before. सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बात जो आपसे पहले भी अर्ज एक मेरा था कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो कि कादिर बलोच साहब ने गिनवाए, जैसे कि गवर्नर का मामला उमर चीमा साहब के हवाले से कितनी दफ़ा समरी भेजी गई सदर पाकिस्तान को, वो हर दफ़ा कहते हैं उन्हें मौसूल नहीं हुई। बतौर सदर उनको ए पॉलिटिकल रहना चाहिए और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए, वो भी नहीं किया उन्होंने। जैसे उन्होंने ओथ नहीं दिया, ओथ नहीं लिया वजीर आजम से और उनकी काबीना से जब उन्होंने पहली दफ़ा ओथ लिया था। और 5 आपको जजेस जो आपके थे, उन्होंने आपके स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 5 जजेस ने तमाम ने मिलकर गैर आईनी करार दिया था। जब आइन की बात करते हैं तो इसके ऊपर 2 वेज तो नहीं हो सकते कि जो आपकी तरफ के इस तरह के इकदाम हैं उनको आप एक अलग लेंस से देखें और जो दूसरी तरफ के मामला हैं उनको आप अलग लेंस से देखें। देखें, ये बात असूली तौर पर आपकी ठीक है कि ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन बेसिक बात होता है कि शुरुआत कहाँ से, ये कैसे हुई। वो नॉर्मली एक जज साहब के पास एक बंदा गया तो उसने कहा जज साहब दूसरे बंदे ने मुझे कुछ 7वां और 8वां मुक्का मारा, फिर इसने 12वां और 13वां मुक्का मार दिया, अभी मैं संभला ना था, 18वां और 20वां मुक्का मारा। उसने कहा ठहरो 7वां और 8वां और 15वां और 16वां, उसने कहा बाकी मैंने मारे थे। बेसिकली देखें, जब आप करें जिस तरह देखें, पहले शहबाज शरीफ साहब का केस था, इसका करप्शन का FIA का था और एक नैब का था। 3.5 साल रोते रहे हम, फ़र्द जुर्म आज नहीं कर सके। यार कोई तो उनको बचाता रहा, बेटे को भी बचाता रहा, बाप को भी बचाता रहा। ये एसेट के तौर पर बचाया गया लोगों को। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम आज हम देखते हैं, भुट्टो को देखते हैं, बेनज़ीर को देखते हैं, इकनॉमिक परफॉर्मेंस हम देखते हैं ठीक थी। ज़रदारी साहब की बदतरीन परफॉर्मेंस थी। ज़रदारी साहब आज भी माशाल्लाह उनको सारी की सारी चीज़ें स्मूथ जाती हैं, बाकी लोगों के साथ इशू है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा करप्शन में निकाले जाते हैं, 3 बार वापस आ जाते हैं, तीसरी बार वापस आना उन्होंने और सारे केस वापस करके आने हैं। यार कोई तो इनको करप्ट लोगों को बचाता कौन है? ये एक सवाल है।
ये सवाल उठना तो है, कहीं ना कहीं जिक्र तो आना है इसका। सो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी का ट्रस्ट है तो उसकी भी तारीखी पर्सपेक्टिव है, अगर किसी का ट्रस्ट नहीं है, डिसट्रस्ट है, तो उसका भी तारीखी पर्सपेक्टिव है। हम कहते हैं हमारी पाक फौज बड़ी बहादुर है, इसका भी तारीखी पर्सपेक्टिव है। हम कहते हैं इस मुल्क को इकट्ठा पाक फौज ने रखा हुआ, इसका भी तारीखी पर्सपेक्टिव है। अगर हम कहते हैं कि पाक फौज बाज़ औक़ात गलत मुदाखलत कर जाती है, या आप कह लें उन्होंने शहबाज शरीफ को बचा के रखा है और एक क्रिमिनल को ला के ऊपर रखा है, तो इसका भी एक तारीखी पर्सपेक्टिव है। सो जहाँ किसी के साथ किसी पे ट्रस्ट है या किसी पे डिसट्रस्ट है, उसकी कोई वजह है। लेकिन जमशेद साहब एक आपसे सर अर्ज ये है, सिर्फ इसी आपकी बात से एक मिनट, अगर सामने बैठे को बंदे को आप दबा दें, सामने बैठे बंदे को आप कह दें कि जनाब आप फलां रेड लाइन क्रॉस कर दिया, आपने ये कर दिया, सवाल आपने उठा दिया तो गलत हो गया है। मैं कहता हूं कि हमें देखें, अदारे जो हैं, अदारे इस मुल्क के लिए बड़े अहम हैं। मुल्क आइन, कानून और अदारों के सर पे रहते हैं। अदारों के, ये मुल्कों की सरहदें नहीं होती, सबसे बड़ी सरहद उसकी आइन होता है। आइन के अंदर रहना ही इम्पॉर्टेंट है। वो जब आप जो अदारा है, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट हो, उसका नाम जुडिशरी हो, उसका नाम आपका एस्टेब्लिशमेंट हो, उसका नाम पार्लियामेंट हो, अदारे जब अपने आइन के अंदर रहेंगे तो बाकी अवाम ने रहना है, सारों ने रहना है, और कोई बंदा उन पर तनकीद करेगा तो दूसरे कहेंगे गलत कह रहा है। जो देखें, इंसानों का हमीर नेकी पे है, इंसानों का हमीर नेकी पे। जहाँ वो गलत बात करता है, कंडेम करने वाले हजारों लाखों करोड़ों आ जाते हैं। जहाँ वो गलत करता है फिर कंडेम करने वाले आते हैं, सही करता है लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। लेकिन जमशेद साहब, दो तीन बातें ना, जैसे आपने कहा कि बचा रहे हैं, कौन बचा रहा है, ये भी एक आपने जैसे बात की, तो वो दूसरी तरफ वाले जो आपके मुखालफीन या नाकिदीन है सियासी तौर पर, वो आपको कहते हैं कि आपको भी बचाया गया। 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हो पा रहा, BRT केस हो या फिर वो जो आपका बिलियन ट्री सुनामी केस हो, जिसके ऊपर इल्जामात या चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम की अपनी इरेगुलरिटीज की रिपोर्ट थी, लेकिन आपने स्टे ऑर्डर ले रखा था कि उसके ऊपर नैब केस ना खोले। जब वो मंसूबे मुकम्मल हो गए तब भी वो नैब से वो तमाम उसकी एम्बिट से आजाद हैं। तो यही बात आपके हवाले से जब आपके मुखालफीन करते हैं, उनको आप फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहते हैं आपको भी कोई बचा रहा है। देखें, मैं कहूँ कि हम बड़े को आइडियल लोग थे, हमसे कोई गलती नहीं होती, हमारे साथ जो भी आ जाता है पाक होता है, ऐसा नहीं है। मेरा सवाल सिंपल ये है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। जब आप फैसले ठीक कर रहे होंगे, कोई भी नहीं कहेगा आपको। अगर यहाँ पे आज तक मियाँ नवाज शरीफ जैसा बंदा 17,000 कनाल का घर बनाए, 4800 रुपये टैक्स दे, जिस साल 17,000 कनाल का घर बनाए और फिर भी हमेशा ईमानदार हो, एक देले की करप्शन ना की हो, आधा लंदन खरीद ले, एक देले की करप्शन ना की हो, अदारे साबित कुछ ना कर सकें, और फिर जाके आप तलाश कर रहे हों क्या नाम है हेलीकॉप्टर के तेल को, तो लोग कहेंगे आपको कि ये अदारा जो है ये गलत है, ये आप कह लें कि ये इसको पता नहीं है, ये फॉरेन फंडिंग मुस्लिम लीग का आप डिसाइड ना करें, किसी और का डिसाइड ना करें, हमें रोज धमकी दें, तो क्या हम गूंगे हैं? हमको डरते हैं आपसे? हमें आपने समझा क्या है? हम 70% हैं, हम इस मुल्क में हिस्सेदार हैं, हमें मम्मी डैडी कोई ना समझे, हमें कोई धमकियां ना दे, इस तरह की हरकतें हमारे साथ ना करें। अगर आपको 40 अरब रुपया नजर नहीं आता, अगर आपको 1100 प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की नजर नहीं आती, अगर आपको 17,000 कनाल का घर नहीं नजर आता, 1988 में पकड़ा ना जाए, तो हमें आप धमकियां दें, हमें पता है क्या कर रहे हैं आप। सो ये काम ना करें। आप अगर लोगों को डिफेंड करें, आप एसेट बचा के रखें, आप अपने एसेट्स बचा के रखें, अचानक किसी को आप और मतलब आप कह लें कि किसी की वीडियो ले आए, किसी के ना ले आए, वीडियो वाले जो हैं यहाँ पे फले अच्छा। नवाज शरीफ की बेटी कुछ कह दे, शहबाज शरीफ की बेटा कुछ कह दे, यहाँ पे फजलुर रहमान कुछ कह दे, नवाज शरीफ कुछ कह दे, अल्ताफ हुसैन कुछ कह दे, आपसे बोला ना जाए, और मेरे जैसा बंदा के टीवी पे प्रोग्राम करे तो कोई उसको फोन आ जाए, भाई ये नहीं चलता इस तरह। कहीं ना कहीं को बोल पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी यही देखे ना, कोई शीरी साहब बात यही है कि इसमें पड़ दिया। वो शीरी मजारी को इतना ना डराएं, उस शीरी मजारी पे इतना ना एतराज करे कि नवाज शरीफ उनको कौन डरा रहा है, उनको कोई नहीं डरा रहा। उसमें तो हमने कभी ये नहीं कहा कि उनको कोई डरा रहा है, लेकिन ये बात है कि उन्होंने जो बात की है उसको इस वजह से ये कि उनको एटलीस्ट वो एज अ फेडरल मिनिस्टर उनको थोड़ी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा, सिर्फ इतनी बात थी। लेकिन जनरल साहब, ये दोनों तरफ के केसेस का फैसला फौरी होना चाहिए, उसमें वक्त का तयन नहीं होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस का बाय द वे अभी जैसे जमशेद साहब इसका तस्करा कर रहे थे, वो तो अकबर एस बाबर आपके अपने फाउंडिंग मेंबर थे ना, उन्होंने किया था। अगर इनके खिलाफ इनका कोई मेंबर लेके जाएगा तो उसको भी उसी तरह से आई एम श्योर के ECP परस्यू करे। लेकिन ये अभी भी उसी बात पे जमशेद साहब कायम है, जनरल कादिर बलोच, वो कह रहे हैं कि दीगर केसेस और कोई इस तरह के मुहर्रकात हैं जो कि बचाते हैं लोगों को,
और ये बात आप लोग भी करते रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ आप कहते हैं कि उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि एक टाइमिंग का मसला जरूर है कि हम एक टाइमिंग जरूर देखते हैं कि जब जो इक्तदार में होते हैं वो बेहतर एक सेफ गार्डेड होते हैं, और जो लोग इक्तदार में नहीं होते उनके ऊपर एक कार्रवाइयां या दीगर सिलसिले शुरू हो रहे होते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है पाकिस्तानी तारीख में कि हम तमाम केसेस का, तमाम मामलात का एक तरह से विद वन यार्ड स्टिक हम उनका फैसला करें और उसके ऊपर किसी के जहन में अभाम ना आए? जनरल साहब, सजाद